हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी रीना मैम। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का प्रादर्श प्रश्न पत्र सैम्पल पेपर जो आपके कोर्स 30% कम हुए हैं उसको उसके आधार पे बनाया गया है ये वाला पेपर, और जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, इसलिए आप ध्यान से इसे देखिएगा। इसके आधार पे आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रश्न पत्र किस तरह से आएगा। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं, सबसे पहला प्रश्न है और आज हम इसमें प्रश्न के साथ साथ मैं आप लोग को उत्तर भी बताऊंगी, जिससे आप पढ़ते ही समय आपका तुरंत जो जो डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कभी भी गद्यांश ऐसे प्रश्न उत्तर आए तो आप सबसे पहले प्रश्नों को पढ़िएगा, उसके बाद फिर इस गद्यांश को एक या दो बार बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसके बारे में है, शीर्षक क्या है, इस किसके बारे में बताया गया है, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले देखिए, पहला प्रश्न है, यहाँ पूछा गया है गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो अगर आप प्रश्न पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमको शीर्षक ढूंढना है। तो हम इसमें, जैसे मैंने पढ़ा है तो मेरी तरफ से शीर्षक होगा इसमें हिंदी सिनेमा। ठीक है, और आप अपनी तरफ से और भी कुछ कर सकते हो, अच्छा शीर्षक दे सकते हो। दूसरा प्रश्न है, गैर हिंदी भाषा कलाकारी के हिंदी सिनेमा में आने का कोई एक कारण लिखिए। तो यहाँ पे बोला है गैर हिंदी भाषा, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, यही कारण है। क्या कारण है कि सिनेमा जगत के अनेक नायक नायिका, गीतकारों, कहानीकारों और निर्देशकों को हिंदी के माध्यम से पहचान मिली है। इसी कारण गैर हिंदी भाषा कलाकारी हिंदी की ओर आए हैं। इस तरह से आप पाठ इसी में, इसी गद्यांश में से उत्तर निकाल के लिख सकते हो। बच्चों, आप इसको अपनी भाषा में भी आराम से लिख सकते हो। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, छोटा पर्दा से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों, छोटा पर्दा मतलब होता है टेलीविज़न, जो हम टीवी देखते हैं ना, वो होता है छोटा पर्दा। फिर आगे पूछा है, इसका आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसका आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है ये भी आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके माध्यम से क्या होता है, छोटे पर्दे के माध्यम से हम अपने धारावाहिक देखते हैं, धर्म की धारावाहिक देखते हैं, साथ में हमें ज्ञान की बातें देखने को मिलती है। सुर और संगीत का जो प्रतियोगिता होती है उसके माध्यम से होता है। तो आपको ये सब अपने शब्दों में लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 4 है, बहुप्रचलित और लोकप्रिय धारावाहिकों के उल्लेख से लेखक क्या सिद्ध करना चाहते हैं। तो इसके माध्यम से लेखक यह सिद्ध करना चाहते हैं कि देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, धर्म, संस्कृति, कला, कौशल, ज्ञान, विज्ञान आदि के माध्यम से वे अपने चैनल को प्रसिद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 6 है, फिल्म और टीवी के हिंदी के प्रचार प्रसार में क्या भूमिका निभाई है। तो बच्चों, इसमें आपको यहाँ इसके बारे में लिखना है। ये देखिए, यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है, सिनेमा जगत के अनेक नायक नायिकों, गीतकारों, निर्देशकों को हिंदी के माध्यम से पहचान मिली है। और छोटे पर्दे के बारे में आपको बताना है कि छोटे पर्दे में आम जनता के घरों में अपना मुकाम बनाया है, जो आम भारतीय लोगों की इसके कारण जीवन शैली बन गई है। मतलब यही है बच्चों, आपको अपनी भाषा में इसको लिखना है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 7 है, उच्चारण और भारतीय दो में उपसर्ग और प्रत्यय। तो उच्चारण उच्चारण में उपसर्ग हमारा क्या होगा, उत धन चारण, जिसमें उत हो जाएगा हमारा उपसर्ग और प्रत्यय हो जाएगा चारण। उसी तरह भारती, भारती में भारत धन ई, तो भारत हो जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय हो जाएगा ई। ठीक है बच्चों, फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो इसको भी आपको वैसे ही करना है बच्चों, पहले आप प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे, आपको अर्थ समझ में आ जाएगा कि इसमें किसके बारे में बताया गया है। जैसे इसमें माँ के बारे में बताया गया है, माँ और बच्चे के प्यार के बारे में बताया गया है। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया, माँ के स्नेह को कवच कुंडल क्यों कहा जाता है। कवच कुंडल मतलब जो अपने चारों ओर से कवच, सुरक्षा कुंडल क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि माँ बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करती है, उसको समझती है और उसको हर परेशानी से बचाती है, इसलिए उसे कवच कुंडल कहा जा सकता है।
अगर आप इसमें से नहीं ढूंढ पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया, विषम परिस्थितियों में माँ ही क्यों याद आती है। तो बच्चों आपको तो पता ही है माँ क्यों याद आती है, क्योंकि माँ हमेशा बच्चों की रक्षा करती है, हर मुश्किल घड़ी में अपने बच्चों को बचाती है, उसको एक सहारा देती है। इसलिए अगर थोड़ी सी भी परिस्थिति आती है, विषम परिस्थिति, तो एक बच्चा अपने माँ को ही याद करता है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 3 है, मरुस्थलों के तपते पथ में तू ही मेघ छड़ी है माँ, पंक्ति में भाव लिखिए। तो इस पंक्ति का भाव क्या है, देखिए, मरुस्थलों के तपते पथ में यहाँ ये बता रहे हैं कि जिस तरह माँ हमें हर मुश्किल से हमको बचाती है, दूर करती है, और माँ हमें मरुस्थल जैसे मीन्स रेगिस्तान में पड़ने वाली बारिश की तरह शीतल होती है। क्यों? क्योंकि वो हमको हर मुश्किल से बचाती है। तो यहाँ पे आप अपने शब्दों में आराम से लिख सकते हो। फिर है प्रश्न नंबर 4, इन पंक्तियों को उद्धृत कीजिए जिनका भाव है, जीवन के विविध अनुभवों के बीच माँ का साथ फूलों जैसा सुहाना होता है। तो आपको इसमें करना क्या है, सिर्फ आपको पंक्ति बताना है। तो ये पंक्ति हमारी लास्ट की 2 लाइन है, ऋतु चक्र की हर बेला में तू ही पुष्प लही है माँ, मेरी उंगली थामे बिल्कुल पास खड़ी रह माँ। तो ये आपको इसमें से पंक्ति मिल जाएगी। और बच्चों फिर हमारा अगला है खंड ख, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको रचनात्मक लेख लिखना है, वो भी कितने शब्दों में, 150 शब्दों में। रचनात्मक लेख मतलब होता है अनुच्छेद, ठीक है ना, अनुच्छेद तो हम पढ़ चुके हैं, तो हमें अनुच्छेद लिखना है 150 शब्दों में, जिसको आप 1 से 1.5 पेज में आपका आराम से आ जाएगा। और आप शब्द सीमा का ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, हमें पत्र लिखना है। पहला पत्र दिया हुआ है, अपने क्षेत्र में एक सड़क चौड़ा करने के बहाने आवश्यकता से अधिक पेड़ काटे गए हैं, इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए वन एवं पर्यावरण विभाग को पत्र लिखना है। तो बच्चों आपको यहाँ पे पत्र किसको लिखना है, आप कैसे लिखोगे, स्टार्टिंग बस आपको बता दे रही हूँ। स्टार्टिंग में आपको प्रति वन एवं पर्यावरण विभाग मंत्री आपको करके छत्तीसगढ़ लिखना है। फिर इसके बाद आपको वो विषय लिखना है। विषय में आपको यही बताना है कि सड़क चौड़ा करने के बहाने आवश्यकता से अधिक पेड़ काटे जाने के संबंध में। इसके बाद आपको प्रारूप लिखना है और अंत में आपको अपना नाम प्रार्थी करके नाम लिखना है। उसी तरह से आपको अगला पत्र इसमें है, अपनी शाला के प्रचार को पत्र लिखिए जिसमें आपके सहपाठियों के प्रशंसनीय और साहसिक कार्यों के लिए सम्मानित करने का अनुरोध किया है। तो ये आप लोग प्राचार्य को पत्र आराम से लिख ही लोगे। इसके बाद बच्चों प्रश्न आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है पेज 3, पत्रकारिता को क्या तात्पर्य है। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है। तो पेज 3 से हमें क्या तात्पर्य है मैं आपको बता देती हूँ। पेज 3 को हम पीत पत्रकारिता भी कहते हैं। इसका परिभाषा इसका समझ लीजिए थोड़ा सा क्या मतलब होता है। देखिए, सनसनी चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को पेज 3 या पीत पत्रकारिता कहते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं। तो आप ये समाचारों में देखते ही होंगे ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब क्या होता है, टेलीविज़न पर जब कोई बड़ी खबर कम से कम शब्दों में केवल सूचना के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, तो उसे हम फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, जनसंचार का सबसे पहला महत्वपूर्ण और सार्वजनिक विस्तृत माध्यम कौन सा है। तो बच्चों इसमें आपका सबसे पहला महत्वपूर्ण पूछ रहा है, तो हमारा है समाचार पत्र और पत्रिका। इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर हमारा प्रश्न नंबर 4 है, संपादकीय किसे कहते हैं। तो बच्चों संपादक से ही संपादक का ही रूप है संपादकीय। संपादकीय होता क्या है, समाचार से संबंधित तथ्य, समाचार की पृष्ठभूमि, घटनाओं के कारणों की व्याख्या, आलोचना, प्रशंसा, सुझाव, चेतावनी आदि पर या पत्र पत्रिका के संपादक द्वारा जो लिखे गए विचार होते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, संपादकीय कहते हैं। इस तरह से बच्चों हमारा ये प्रश्न नंबर 5 हो गया। अब प्रश्न नंबर 6, नाटक के मूल 3 तत्वों का वर्णन कीजिए। तत्व या अंगों का वर्णन करना है, तो इसमें 3 तत्व बता देती हूँ आपको, जैसे कथानक या कथा वस्तु, संवाद
और वातावरण, अगर आप और भी जानना चाहो तो भाषा शैली, उद्देश्य, वैसे इसके 6 तत्व होते हैं। उसी तरह से कहानी के प्रमुख 3 तत्वों को बताना है। कहानी में भी सेम यही तत्व होते हैं, जैसे यही कथानक, कथावस्तु और आपका संवाद, वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली। इसमें एक और जुड़ जाता है चरित्र चित्रण। ठीक है, इसको आपको अच्छे से थोड़ा समझाते हुए लिख देना है इसके बारे में, और इसको आप लोग अपने नोटबुक में लिखे भी होंगे पाठ उसमें व्याकरण के आधार पर। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, दिवाली मेला या स्वतंत्रता दिवाली मेला या स्वतंत्रता दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम विषय पर एक फीचर तैयार कीजिए। ठीक है, या फिर प्रकृति के रख रखाव के प्रति उदासीन आधुनिक मानव विषय पर फीचर लिखना है। तो बच्चों, फीचर होता क्या है समझ लीजिए। फीचर का अर्थ होता है रूपरेखा या स्वरूप। इसकी परिभाषा अगर बोली जाए तो ये होती है कि किसी भी समाचार पत्र के जो प्रमुख 4 अंग होते हैं उसमें से फीचर का स्थान महत्वपूर्ण होता है। फीचर एक ऐसा लेख है जिसका गठन किसी घटना, स्थिति या जीवन के किसी पक्ष के संबंध में पाठक को पूरी तरह की जानकारी देना और उसका मनोरंजन करने के उद्देश्य से होता है। तो बच्चों, फीचर कैसा होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, ज़्यादा शब्द नहीं होने चाहिए उसमें, और जिस ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़ के आनंद आ जाए। तो आपको दिवाली मेला या स्वतंत्रता दिवस 2 में से एक पर लिखना है, या फिर प्रकृति के रखरखाव के प्रति उदासीन आधुनिक मानव। ठीक है, आप समझ गए होंगे फीचर कैसा होता है। 3 नंबर का है तो उसके हिसाब से आपको लिखना है। फिर हमारा आता है खंड ग, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे हमारा ये है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। इसमें भी आपको करना क्या, ये आपके पाठ में से ही पूछा गया है। इसमें हमको करना क्या है, पहले प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद इसका उत्तर उसमें से देना है। जैसे यहाँ प्रश्न पूछा गया है, बिना मुरझाए महकना कवि ने किसके संदर्भ में कहा है? तो यहाँ पे बिना मुरझाए महकना कवि ने कविता मतलब कवि के अनुसार कविता और फूल दोनों ही खिलते हैं, है ना, परंतु फूल एक और खिलता है और फिर मुरझा जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। वहीं पर कविता एक बार अगर खिलती है, एक बार अगर विकसित होती है या शब्दों के रूप में अभिव्यक्त होने के बाद वह कभी नष्ट नहीं होती है। ठीक है ना, बल्कि हमेशा एक उस मतलब हमेशा के लिए वह छा जाती है, बन जाती है, लोगों के मन में, लोगों के हृदय में छा जाती है कविता। तो इसके बारे में आपको बताना है। फिर अब अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार कविता क्या है? तो बच्चों, कवि के अनुसार कविता क्या है, इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि कवि के अनुसार कविता बच्चों के खेल की तरह है। जिस तरह बच्चा खिलौने से खेलता है उसी तरह कविता शब्दों से खेलती है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न नंबर 3 है, बच्चों के बहाने कविता को एक खेल क्यों माना गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बच्चों में असीम संभावनाएं छिपी रहती हैं। ठीक है, मतलब बच्चा जब खेल खेलता है तो वो अपने पराये का भेद नहीं जानता है, मतलब सबके साथ मिलजुल के खेलता है। उसी तरह से कविता में भी असीम संभावनाएं छिपी रहती हैं, और कविता भी किसी के साथ भेदभाव किए बिना सबको एक संदेश देती है, प्रेम और अपनापन का संदेश देती है। तो ये आपके पाठ में ही है, आप इसको अच्छे से करिएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न इसी में अथवा करके दिया गया है, अगला करके इसमें दिया हुआ है जो है सबसे तेज, पेज नंबर थोड़ा सा तो बच्चों, अगला हमारा पद आता है पतंग से। तो बच्चों, इसमें भी हमको वही पढ़ना है, पहले हमको प्रश्न देखना है, फिर ऊपर काव्यांश पढ़ना है। तो इसमें पहला पूछा गया, इस काव्यांश के कवि और कविता का नाम क्या है? तो बच्चों, आपको ये आपके पाठ में से है, इस काव्यांश के कवि का नाम है आलोक धनवा और कविता है पतंग। ठीक है, फिर इसके बाद इस काव्यांश में प्रातःकाल का वर्णन किस प्रकार हुआ है? तो पता ही होगा आपको कि इसमें प्रातःकाल का वर्णन मतलब सवेरे का वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं कि खरगोश की आंखों के जैसे लाल बता रहे हैं, किसको? सूर्य को। तो यह प्रातःकाल शरद ऋतु का है जो अपनी चमकीले इशारों से बच्चों को आमंत्रित कर रहे हैं। फिर अगला प्रश्न, तितलियों की नाजुक दुनिया से कवि का क्या आशय है? तो बच्चों, तितलियों की नाजुक दुनिया से कवि का आशय यह है कि जिस तरह तितली, रंग बिरंगी तितली
आकाश में उड़ती रहती है, उसी तरह से रंग बिरंगी पतंगे आकाश में उड़ती हैं और इधर उधर उड़ रही हैं। तो यहाँ पे तितली रूपी बच्चों की नाजुक दुनिया और नई उमंग उल्लास के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। फिर बच्चों अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इसमें पहला है, प्रातः नभ था नीला शंख जैसे। तो बच्चों इसमें हमको कैसे क्या है पूछा है, प्रश्न है, तो उसको देख लेते हैं। काव्यांश में प्रयुक्त अलंकार को पहचान कर लिखिए। तो इसमें कौन कौन से अलंकार है बच्चों? इसमें आपका पुनरुक्ति अलंकार है। ठीक है, कैसे पुनरुक्ति अलंकार? इसमें आपका वो बोला गया है ना, जैसे जल्दी जल्दी, यहाँ पे यहाँ पे आया है ना आपके प्रातः काल जैसे। हाँ, इसमें बच्चों इसमें उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है ना, उपमा अलंकार कहाँ पे है? जैसे नीला शंख जैसे। तो ये हमारा हो गया उपमा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ पर है बच्चों? ये आपका भोर का नभ है ना, राख से लिपा हुआ चौक, यहाँ पे समानता बता रहे हैं उसके बारे में। तो ये हो गया हमारा उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार। अब अगला पूछा गया है, काव्यांश के भाव सौंदर्य को स्पष्ट करना है। तो बच्चों भाव सौंदर्य आपको बताना है, तो यहाँ पे आपको अर्थ को ही, आपकी जो व्याख्या है उसको ही आपको स्पष्ट करना है, भाव को स्पष्ट करना है। और आपको ये बता देना है कि भाषा सरल है और भावानुकूल है। फिर अगला आता है बच्चों, हो जाए ना पथ में रात कहीं। इसमें पूछा गया है कि प्रस्तुत काव्यांश की रचना किस छंद में हुई है? तो बच्चों प्रस्तुत काव्यांश की रचना गीत छंद में हुई है। इसमें प्रवाह है, लय है, तुक है और संगीत है। ठीक है ना, यह एक मुक्तक छंद रचना है। फिर आगे पूछे गए यह है प्रश्न में कि काव्यांश में 2 अलंकार हैं, इन्हें पहचान कर आपको लिखना है। तो इसमें है बच्चों आपका पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार कहाँ पे है? इसमें आपका जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी आपका पुनरुक्ति अलंकार है। और दिन का पंथी आपका रूपक अलंकार है। ठीक है बच्चों, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग ही सबको और अच्छे से पढ़िएगा। फिर देखिए बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 है। इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 10 का पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 11 में भी वही है, आपको बस सीरीज़ के बारे में बताया गया है। इसमें भी आपका पाठ से ही है, भले ही ये पाठ हट चुका है परंतु उसमें से अपठित गद्यांश इसमें आया हुआ है। जैसे पहला प्रश्न में पूछा गया, लेखक ने सीरीज़ को अद्भुत अवधूत क्यों कहा है? तो ये बच्चों सीरीज़ है क्या? सीरीज़ पेड़ का नाम है जो गर्मी के मौसम में, ये पेड़ ऐसा है जो जेठ की धूप मतलब गर्मी की धूप में भी सीरीज़ छायादार और हमको छाया तो देता ही, साथ में ये फूलों से लदा हुआ रहता है। ठीक है ना, जितना भी लू चले हवा चले इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये अपने में मस्त रहता है। तो उसी के बारे में बताना है कि लेखक ने सीरीज़ को अद्भुत अवधूत क्यों कहा है? अवधूत मतलब सन्यासी। तो क्यों कहा है सीरीज़ को अवधूत? इसलिए कहा है जिस प्रकार एक अवधूत यानी सन्यासी अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं, उसी प्रकार से सीरीज़ भी आंधी हो, तूफान हो, गर्म हवा हो, सभी का सामना करता है और वह वहीं पे खड़ा रहता है और लोगों को छाया देता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज़ की यह जिजीविषा हमें क्या प्रेरणा देती है? तो यह जिजीविषा मीन्स यह उसकी सोच हमको क्या प्रेरणा देती है? यह प्रेरणा देती है कि हमें जीवन की कठिनाइयों से डर कर भागना नहीं चाहिए बल्कि उसका डट कर सामना करना चाहिए। फिर हमारा इसी में ही आपका लिखा हुआ है, आप और अच्छे से पढ़ोगे, मैं अपने शब्दों में बता दे रही हूँ। फिर है लेखक ने कबीर को सीरीज़ के समान क्यों कहा है? तो लेखक ने कबीर को सीरीज़ के समान इसलिए कहा है क्योंकि जिस तरह कबीर कैसे थे? कबीर बहुत बड़े संत कवि थे, है ना, इनमें सारे संतों वाले गुण इनमें विद्वान थे, जैसे ये फक्कड़ बेपरवाह मस्त थे। उसी तरह से सीरीज़ भी संघर्षों का सामना करते हुए मस्त रहते हैं, तो इसलिए कबीर को सीरीज़ के समान कहा गया है। उसी तरह से हमारा अगला प्रश्न है, लेखक किस कवि को कवि मानते हैं? तो लेखक
असली मायने में उन्हीं को कवि मानते हैं जो फक्कड़ है, अर्थात जिनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, जो अपने ही में ही मस्त रहते हैं और लोगों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो ये सब आपको इसमें मिल जाएगा, आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हो। फिर बच्चों अगला हमारा पाठ आ रहा है, ये भी आपके पाठ में से ही है। इसमें पूछा गया है, प्रश्न देखिएगा, लेखक को सबसे ज़्यादा परेशानी कब होती है? तो लेखक को सबसे ज़्यादा परेशानी कब होती है? जब वो अपना शीर्षक नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना। जब वो अपना शीर्षक नहीं बना पाते हैं तब लेखक को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। फिर शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य के महान नाटककार थे। याद रखिएगा, ये आपके प्रश्नोत्तर में भी आ सकता है कि शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य के महान नाटककार थे। उन्हें नाटक लिखने में जितनी परेशानी नहीं होती थी उतना उनको शीर्षक लिखने में होती थी, ठीक है। इसलिए उन्होंने एक नाटक का नामकरण उन्होंने किया था एज यू लाइक इट, ठीक है। फिर हमारा अगला है, निबंध लेखन के पूर्व उसकी रूपरेखा बनाना आवश्यक क्यों हो जाता है? तो बच्चों आपको पता ही होगा, निबंध लिखने से पूर्व अगर हम उसकी रूपरेखा बना लेंगे तो हम अपने भावों को, अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिख सकते हैं। रूपरेखा में क्या क्या आते हैं, जैसे आपका प्रस्तावना आ जाएगा, अर्थ आ जाता है, उसके अच्छाई बुराई सब करते हुए हम अंत लिखते हैं उपसंहार का, है ना। फिर हमारा अगला है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इस कहावत का अर्थ क्या होता है? तो आपको तो पता ही होगा कि दूर के ढोल हमेशा सुहावने होते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक कड़वा सत्य है ना, कि अगर दूर से कोई ढोलक की आवाज़ आती हुई सुनाई देती है तो हमको तो बहुत अच्छी लगती है, हमें कानों में प्रिय लगती है, और वही आवाज़ अगर पास से आती है तो वह हमें कर्कश लगती है, इसलिए दूर के ढोल सुहावने होते हैं। फिर बच्चों अगला प्रश्न क्रमांक 12, 13, 14, 15, ये सब आपके प्रश्नोत्तर पाठ से लिया गया है, जिसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें से जो कुछ समझ में नहीं आएगा आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका आंसर आपको तुरंत आपको उसी समय कमेंट में लिख कर दूँगी। तो बच्चों आपको अगर अच्छा लगे, इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे प्रादर्श प्रश्न पत्र 2, जो हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। इसलिए आप पहले प्रादर्श प्रश्न पत्र 1 पढ़िए अच्छे से, फिर हम अगले में इस 2 को पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।